हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं अमय अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सीबीएसई साइंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसके बारे में। क्लास नाइन्थ के लिए क्लास नाइन्थ का सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसका एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे पहले 2 लेक्चर हुआ एमसीक्यू का, 2 या 3 लेक्चर। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाकर के आप गो थ्रू हो सकते हैं। और अगर पहली बार आप विज़िट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि हम टॉपर लर्नर्स पे कंप्लीट साइंस का डिस्कशन करते हैं क्लास 9th एंड 10th। इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो है ना। तो जोन से भी टॉपिक में आपको डाउट हो, अगर आप चाहते हैं उस पर लेक्चर, तो तभी कमेंट करें, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करने से पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। देखिए, आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से आज हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, विजिबिलिटी एंड वॉइस आई होप क्लियर होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन 2 से शुरू है। फर्स्ट, एन एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप बिकॉज। कोई एथलीट है, एथलीट तो समझते हैं, एथलीट वो होता है जो रनिंग करता है ना, दौड़ लगाता है, ठीक है। तो एन एथलीट्स रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप बिकॉज ही गेन एनर्जी टू। पहला है, he gain energy to take him through long distance. It help him to apply large force. By running, action and reaction force increase. By running, athletes। तीसरा ऑप्शन है आपका लास्ट वाला, by running athletes give himself large inertia of motion। बताइए क्यों दौड़ता है, आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए कमेंट में। एन एथलीट्स रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप, he gain energy to take him through long distance. It help to apply large force. By running, action and reaction force increases. या by running, the athlete give himself inertia of motion। बताइए, लॉन्ग जंप है तो देखिए, लॉन्ग जंप है, आंसर कीजिए फटाफट। बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, जिनका ए आ रहा है वो बिल्कुल गलत, ए वाले बिल्कुल गलत। जिनका बी आ रहा है वो भी गलत, जिनका बी आ रहा है ए वाले भी गलत, बी वाले भी गलत, सी वाले ये भी गलत, डी वाले। देखिए, डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग जंप करना है और पहले से स्टार्ट ले लेगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो और दूर जा सकता है। इसीलिए वो क्या करता है, बाय रनिंग एथलीट गिव हिमसेल्फ इनर्शिया ऑफ मोशन। दौड़ करके वो इनर्शिया ऑफ मोशन देना चाहता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, पढ़ा जाए। अगला प्रश्न ये बोल रहा है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न, ए राइडर ऑन हॉर्स बैक, यानी घोड़ा के पीठ पे, फॉल बैक व्हेन हॉर्स स्टार्ट रनिंग all of a sudden because a rider is taken back. A rider is suddenly afraid of falling. A rider is rest keep the upper part। राइडर किस में है, राइडर तीसरा है, राइडर ऑप्शन देख लीजिए,
राइडर inertia of rest keep upper part of body at rest where lower part of body move forward with horse. none of above. कौन सा हो जाएगा? राइडर टेकन बैक, वो पीछे जाना चाहता है। आंसर कीजिए फटाफट, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, कौन सा होगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ए तो होगा नहीं, नन ऑफ एबव होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, तो होगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी। जिनका सी आ रहा है वेरी गुड, जिनका सी आ रहा है उनके लिए वेरी गुड, जिनका सी आ रहा है वेरी गुड। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, आपके सामने पढ़िए। अगला प्रश्न है इनर्शिया, इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी अनेबल टू चेंज इट्स सेल्फ स्टेट ऑफ रेस्ट, unable to change it a state of uniform motion in a straight line, unable to change direction, या फिर लास्ट वाला unable to change a state of rest और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बताइए कौन सा आंसर होगा? ए होगा unable to change itself the state of rest, या बी होगा अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आगे होगा अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बताइए कौन सा होगा? ए बी सी किसके साथ जा रहे हैं? जो ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल गलत, बी के साथ वो भी गलत, सी वाले वो भी गलत, डी वाले सही, डी वाले सही, क्योंकि डी में देखिए तीनों चीज़ है। बोला अनेबल टू चेंज इटसेल्फ स्टेट, मोशन और स्ट्रेट लाइन यानी डायरेक्शन, तो तीनों चीज़ है। तो इनर्शिया हमको पता है तीन टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट वाला, मोशन वाला और डायरेक्शन वाला। ठीक, तो तीनों को चेंज नहीं कर सकता, इनर्शिया उसका अपोज करता है। क्लियर? तो डी के साथ हम लोग जाएंगे, डी सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वालिटेटिव डिफिनेशन ऑफ, क्वालिटेटिव डिफिनेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, किसके थ्रू? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कौन सा होगा? फर्स्ट डिफिनेशन, फोर्स के डिफिनेशन को किसने डिफाइन किया था? बताए थे हम, जल्दी बताइए। हमने जब कंटेंट डिस्कस किया था तो उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया था कि फोर्स को डिफाइन कौन सा लॉ किया था। देखिए सेकेंड लॉ तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को डिफाइन करता है, थर्ड लॉ डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिफाइन करता है। अब बता दीजिए आंसर, अब बताइए आंसर। डी वाली गलत, सी तो होगा ही नहीं, ये भी गलत, ए गलत, ए सही हो जाएगा। ए क्या है? फोर्स को डिफाइन करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त तक मूव नहीं करेगा, रुकेगा नहीं, डायरेक्शन नहीं बदलेगा जब तक कि फोर्स नहीं लगे। तो फोर्स को डिफाइन कौन किया? न्यूटन फर्स्ट लॉ किया। हाँ, और सेकेंड लॉ कहता है जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा बॉडी स्पीड करेगा, यानी अपना मोमेंटम चेंज करेगा। थर्ड कहता है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होता है? इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स बताइए, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड? नहीं, ये किसका होता है बताइए? केजी मीटर पर सेकेंड न्यूटन जी। डाइन भी है, लेकिन ये क्या है? सीजीएस है। नन ऑफ दिस होगा, न्यूटन हो जाएगा सही। केजी मीटर पर सेकेंड किसका है? कमेंट कीजिए। केजी मीटर पर सेकेंड किसका ऐसा यूनिट है? हाँ, इम्पल्स का, मोमेंटम का होता है। किसका? मोमेंटम। पी इक्वल टू एम वी, एम का केजी और वी का मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बताइए अगला प्रश्न,
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। देखिए, ए ड्राइवर एक्सिलरेट हिज कार फर्स्ट एट रेट 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, एंड देन एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस एक्साइटेड बाय द इंजन इन टू केसेस इज गिवन बाय, कौन सा हो जाएगा बताइए। दोनों फोर्स का रेशियो बोलना है। देखिए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट अगर हम एक्सीलरेशन का रेशियो निकाल दें तो हमको फोर्स का रेशियो मिल जाएगा। अब बताइए कौन सा होगा, इतना हिंट्स देने के बाद बताइए। 1.2 गलत, 2.1 गलत, बताइए रेशियो ऑफ टू फोर्स। एफ बाई F1 कर लीजिए। अब इन दोनों को काटिएगा तो 1 पॉइंट से कैंसिल, 6 3 18, 6 2 12, 3:2 डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे F1 बाई F2 की करेंगे तो क्या करेंगे, A1 बाई A2 करेंगे, A1 बाई A2, A1 आपका 1.8, A2 हो गया आपका 1.2, दोनों को डिवाइड दे दीजिए, वही आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज गिवन, गिव द मेजरमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन गिव मेजरमेंट ऑफ किसका बताइए, किसका, इम्पल्स का, मोमेंटम का, एक्सीलरेशन का, फोर्स का। फोर्स का देगा क्योंकि तीनों केस में फोर्स के ही कोई जज करता है। फर्स्ट में फोर्स को डिफाइन करता है, दूसरे में फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है, और तीसरे में फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। तो हम फोर्स के साथ जाएंगे, ए आंसर सही है। जिनका ए आ रहा है वो बिल्कुल सही, जिनका ए आ रहा है बिल्कुल सही। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू एक्सिलरेट until resultant force being decreased, resultant force on it is 0, उसका बाद velocity change, the resultant force is increased continuously। बताइए, फोर्स एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू एक्सिलरेट, उस वक्त तक ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट करता रहेगा जब तक के रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजिंग, अगर फोर्स डिक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, घटता चल, एक्सिलरेट नहीं होगा, डीएक्सिलरेट होगा। फोर्स लगाना हटा देंगे तो रुक जाएगा। वेलोसिटी चेंज इन डायरेक्शन, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। डी आपका हो जाएगा आंसर सही, जिनका डी आ रहा है बिल्कुल सही। द रिजल्टेंट फोर्स, डी में बोल रहा है, डी में बोल रहा द रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीज कंटिन्यूसली। अगर हम एक्सिलरेट करना चाह रहे हैं, हमेशा स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं, तो फोर्स हमेशा बढ़ाते रहना पड़ेगा, ठीक है। एक्सिलरेट मतलब होता है स्पीड का बढ़ना, तो स्पीड को अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो फोर्स भी बढ़ना चाहिए। क्लियर, तो डी सही होगा आपका आंसर, डी आपका सही आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। A cannon after first recoil due to, a cannon after firing, a cannon after firing recoil due to conservation of energy, backward thrust, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सब लोग बता दीजिएगा। एवरी रिएक्शन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसमें कोई जान ही नहीं है ना। रिक्वाइल करता है, जिसे बंदूक रिक्वाइल करता है किसकी वजह से, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। इसी तरीके से कैनन भी फायरिंग के बाद क्या करेगा, रिक्वाइल करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। कौन से मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, NLM थर्ड, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन 3। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है ए रॉकेट और जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बी आपका सही आंसर हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी कीजिए और अपना एनालाइज कीजिए कि टोटल मान लीजिए 15 क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं तो 15 में आपका कितना सही हो रहा है, 15 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है। जज योर सेल्फ बाई एनालाइजिंग ऑनेस्टली। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज यूनिट ऑफ मोमेंटम, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स। बताइए किसका होगा। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। मोमेंटम ए वाला गलत, स्पीड गलत, एक्सीलरेशन गलत, फोर्स एफ बराबर होता है एम इंटू ए, और मास का होता है के जी, और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का हो जाएगा। ठीक है, यूनिट रटना नहीं है, यूनिट फोर्स से बनता है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, वर्क डन, इम्पल्स, फोर्स। बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स एफ डी पी बाई डी टी से हम लोग याद किए हुए हैं। एफ बराबर क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी। क्लियर, क्लियर है, फोर्स हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ, सेकेंड लास्ट प्रश्न, आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न, इसको आपको करना है। सेकेंड लास्ट प्रश्न है, बताइए जल्दी से आंसर कीजिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगो एक्सीलरेशन, जब ऑब्जेक्ट अंडरगो एक्सीलरेशन होगा तब इट्स स्पीड ऑलवेज इंक्रीज, इट्स वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज, और इट ऑलवेज फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, अंडरगोज एक्सीलरेशन है। ठीक है, फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन इट। बताइए, ए फोर्स ऑलवेज एक्ट, इट्स वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज, वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करेगा तभी वो एक्सीलरेशन में रहेगा। क्लियर है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। आज का ये लास्ट सवाल, आखिरी, अच्छा एक और सवाल, आज का सेकेंड लास्ट ये हो गया। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इस प्रश्न में बोल रहा है, देखिए प्रश्न, when a net force acting on an object, ठीक, object will be accelerated in the direction of force with the acceleration proportional to force on object, velocity on object, mass on object, inertia। सिंपल बात है, F बराबर क्या होता है, एम ए। ये जो एक्सीलरेशन है वो किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स पे करेगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही, ये सही। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आज का, आज के लेक्चर का लास्ट प्रश्न। आई होप बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार में क्लियर नहीं हो, वीडियो अपलोडेड रहता है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन देख के समझिए। एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ फोर्स रेफर टू इन थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन फोर्स थर्ड लॉ में कहा जाएगा, रेफर किया जाएगा कब, मस्ट एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट, मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, नीडेड नॉट बी इक्वल मैग्नीट्यूड बट सेम डायरेक्शन। देखिए हम लोग चलते हैं तो एक फोर्स हम में लगता है, और यानी फोर्स जो है 2 ऑब्जेक्ट के बीच लगना चाहिए, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट है और ये फोर्स लगाने वाला है, तो 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। ये अगर एक्शन लगा रहा है तो ये रिएक्शन होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट, एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मस्ट एक्ट ऑन
डिफरेंट ऑब्जेक्ट। दो ऑप्शन सही है इसमें, तो किसी एक के साथ चले जाइए, सी और बी और सी सही है। ठीक है, अब बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।